हेलो बच्चों, क्या हालचाल। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर का अगला लेक्चर। मेरा नाम है मयंक त्रिवेदी और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कल अपने लेक्चर में फोटोन थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। अब अगला हिस्सा जो है हमारे पास वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले तो ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमिना है, इसको प्रूफ किसने किया था? इसको प्रूफ किया था हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, इसको प्रूफ किसने किया था? आइंस्टीन ने। इसको डिस्कवर किया था आइंस्टीन ने। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले ये जो फोटो वर्ड है, ये फोटो वर्ड आया है फोटोन से। फोटोन मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जानते हो आप, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है ना, और इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते देखते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते देखते हैं। अब होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो, जब आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऐसे डिफाइन किया कि जब कोई लाइट इंसिडेंट करती है किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा आइंस्टीन से पहले, जो हमारे आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, इनसे पहले दो साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम क्या था, हर्ट्ज एंड लेनार्ड। ये दो साइंटिस्ट और थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट और थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया? इन्होंने कहा, सबसे पहले हर्ट्ज की अगर बात करें तो हर्ट्ज ने क्या करा, एक नॉर्मल मेटल सरफेस लिया, इसमें इन्होंने क्या करा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिराए। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो प्लेट थी, मेटल की सरफेस, ये जो मेटल की सरफेस थी, ठीक है, मेटल सरफेस, इसमें क्या हो रहा था, इसमें निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा था। निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि किसी मेटल सरफेस पे अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। उसके बाद लेनार्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया, जैसे कि जे थॉमसन ने लिया था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के टाइम पे। ठीक है, इसको फिर क्या कर दिया, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। कैथोड क्या होता है, हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर इन्होंने क्या करा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस कैथोड के ऊपर गिराए, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस कैथोड के ऊपर गिराए। जब ऐसा किया, इन्होंने क्या देखा कि इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इस कैथोड प्लेट से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और अगर इसको कैथोड और एनोड को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या करने लगेगा, एक करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, करंट फ्लो करने लगेगा। अब हुआ क्या कि इनकी ड्रॉबैक क्या हो गई? देखो, अभी तक इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो सही से डिफाइन किया, है ना, ये चीजें तो सही थी, लेकिन ना तो ये मैथमेटिकली इसको प्रूफ नहीं कर पाए, है ना। इन्होंने क्या करा, खाली थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली तो दिखा दिया ऐसे कि हाँ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें डालो तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना पड़ता है ना। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने से ही नहीं होता है ना, इसको मैथमेटिकली भी बताना होता है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे एक चीज और डिफाइन नहीं कर पाए। क्या डिफाइन नहीं कर पाए इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग। इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकल रहे हैं वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। लेकिन ये बात क्या हुई,
बाद में जाके गलत प्रूव हो गई, है ना, ये बात बाद में जाके क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई, है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट को इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, E = mc², ये इक्वेशन आप बहुत बार सुन चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अब कौन आया, आइंस्टीन आया, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इस फिनोमेना को अपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझाया, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि अगर हमारे पास मान लें कि हमारे पास क्या है, एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, ये हमारी मेटल की सरफेस है। इस मेटल के सरफेस के अंदर, इस मेटल की सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस मेटल की सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हमने क्या करा कि हमने रेडिएशन फॉल कराया, ठीक है। इस पे क्या करा, रेडिएशन फॉल कराया, जिसके पास कुछ एनर्जी थी, E = hν, ठीक है, कुछ एनर्जी थी E = hν, ठीक। अब होगा क्या, ठीक है, जब ये रेडिएशन हमने फॉल कराया तो ये रेडिएशन की वजह से क्या होगा, एक एनर्जी इसमें सरफेस पे जा रही है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि ये जो एनर्जी है ये दो हिस्सों में खर्च होती है। पहला हिस्सा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करते हैं हम लोग सरफेस पे लाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पहले तो सरफेस पे लाते हैं, जब तक सरफेस पे नहीं लाएंगे तब तक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाना, और सरफेस पे लाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस, दैट मेटल सरफेस, ठीक है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, अब जो एनर्जी बची वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि सारी किसी भी सरफेस का जो वर्क फंक्शन होता है वो फिक्स होता है, और बाकी बची हुई पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन दी, इन्होंने कहा कि hν एनर्जी तो हमने तो सप्लाई करी, ठीक है, ये किस किस फॉर्म में गई, एक तो गई वर्क फंक्शन में, ठीक है, प्लस साथ में गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। इस वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, प्लस ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ke max = hν - फाई, ठीक है। ये हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अभी लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी इसमें भी, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या करा था, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव ऐसे जोड़ा हुआ था, ये हमारा कैथोड था, ये हमारा एनोड था। अब मान लेते हैं इस पे लाइट फॉल कर रही है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेंगे, बाहर निकल रहे हैं, लाइट फॉल कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकल के इस प्लेट में चले जाएंगे, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाएंगे। उस समय क्या होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। क्या होगा, व्हेन ऑल दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा, क्योंकि ये फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। When all the photoelectrons reach anode, then current become maximum, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इससे ज्यादा करंट बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम तो हो ही जाएगा और साथ में कांस्टेंट भी हो जाएगा, है ना। तो इस समय जो करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। एंड this maximum constant current is known as saturation current, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त धारा, saturation current, या फिर हिंदी में बोलते हैं संतृप्त धारा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, ठीक। उसके बाद
इसी एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो कि मान लेते हैं ये कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। हमने क्या करा, आपकी बार कैथोड से जोड़ दिया पॉजिटिव और एनोड से जोड़ दिया नेगेटिव, ठीक। ये जो प्लेट थी पहले तो ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे जो सेल था उसकी हम लोगों ने क्या पोलैरिटी चेंज कर दी। अब पहले यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन फॉल जैसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक। अब इस जगह नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने के चक्कर में यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल धीमे धीमे कम होने लगेगा, है ना, धीमे धीमे कम होगा और नेगेटिव पोटेंशियल इसका इस प्लेट का बढ़ने लगेगा। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल हम धीमे धीमे बढ़ा दें, इस बैटरी का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो धीमे धीमे हम लोग इंक्रीज कर दें, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ नहीं जा पाएंगे, ये वाली प्लेट क्या करने लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलने लगेगी, है ना, ये वाली प्लेट क्या करने लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलने लगेगी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये वाली जो प्लेट है ये भी कुछ एनर्जी इधर की ओर लगा रही होगी, है ना। तो इसके पास, इस प्लेट के पास कितनी एनर्जी होगी, इस प्लेट के पास एनर्जी होगी हमारे पास, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है, ठीक है। तो वही W जो है वही एनर्जी होती है, वर्क जो होता है वही एनर्जी होती है। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज मान लेते हैं नेगेटिव है V, ठीक है। तो E इज इक्वल टू EV, मतलब इस वाले जो प्लेट है इसके पास कितनी एनर्जी है, E इंटू V, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, ke के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, ये प्लेट के पास एनर्जी ev है ना, तो क्या करेंगे, ये ev एनर्जी लगा के इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये ke एनर्जी लगा के आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास इससे कम एनर्जी है, मतलब इस ev से कम एनर्जी है, वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया, है ना, और इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये वाली EV जो है, ये वाला जो E इंटू V का प्रोडक्ट जो इसकी वजह से एनर्जी आ रही है वो इतनी ज्यादा हो गई कि जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लेते हैं कि पहले किसी इलेक्ट्रॉन की 2 जूल काइनेटिक एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की 4 जूल काइनेटिक एनर्जी है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की मान लेते हैं 6 जूल काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मैक्सिमम 10 जूल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक गया, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। मतलब हमने क्या करा कि इस नेगेटिव पोटेंशियल को इतना ज्यादा बढ़ाया कि ये वाली प्लेट के पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। अगर 10 जूल वाले को रोक दिया, जैसे मान लिया हमने कि 10 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो अगर 10 जूल वाले को रोक दिया तो 2 जूल वाले को तो पहले ही रोक देगा, 4 जूल वाले को पहले ही रोक देगा, 6 जूल वाले को पहले ही रोक देगा। इसका मतलब क्या है कि वो 10 जूल वाले को अगर रोक रहा है, मतलब मैक्सिमम वाले को रोक रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसकी है उसको भी रोक रहा है, तब क्या करेगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में, रोकने में क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा कि हाँ हम सब सारे इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं, ठीक है। उस समय क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी करंट नहीं बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तो करंट नहीं बहेगा, अगर करंट नहीं बहेगा उस समय करंट 0 हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग नेक्स्ट पेज में अच्छे से भी देख लेते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, नहीं तो हम लोग अगले पेज पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए जैसे कि यहां पे हमने क्या करा, ये हमने कैथोड एनोड, इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया नेगेटिव से। एनोड पहले पॉजिटिव था, पहले कैथोड नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। हमने क्या करा, यहाँ पे रेडिएशन फॉल करा, रेडिएशन फॉल करा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है। हमने क्या करा, इस बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल को, इधर वाले पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल है इसका नेगेटिव वाला जो एनोड पे अप्लाई है इसको बढ़ाया, तो क्या होगा, धीमे धीमे इसका पॉजिटिव बढ़ेगा और इसमें नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। और बैटरी कितनी एनर्जी लगाती है, बैटरी एनर्जी लगाएगी यहाँ पे E इंटू V के बराबर, ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू QV, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ है तो E इंटू V हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगा के इसको रोकने की कोशिश करेगी कि इसके पास ना आ पाए, और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास क्या है, इनके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की 2 जूल है, किसी इलेक्ट्रॉन की 4 जूल है, और 10 जूल जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है मान लेते हैं, ठीक है।
कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है और वो मैक्सिमम से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। अगर हमने इसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये जो Ev था ये भी 10 जूल के बराबर हो गया, तो क्या करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहां से यहां रोक देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फिर यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच नो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड भी लिख सकते हो आप, फॉर विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स reach anode, that is zero photo current. This potential is called as stopping potential या फिर कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सैचुरेशन करंट क्या होता है कि बैटरी के इधर नेगेटिव लगा इधर पॉजिटिव लगा होता, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होते, एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाते, उस समय क्या होता है मैक्सिमम होता है करंट की वैल्यू, और उसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये तो हमारी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात। ठीक, चलिए अब ये बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी थी, यहीं पे लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने आइंस्टीन की इक्वेशन क्या लिखी थी, आइंस्टीन इक्वेशन हमने पीछे लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, ये लिखा था। अब हमने क्या कहा कि ये जो Ev है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तभी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग Ev भी लिख सकते हैं, है ना, और या फिर हम लोग इसको Ev नॉट मान लेते हैं। ठीक है, Ev नॉट, ये स्टॉपिंग V नॉट डिनोट कर रहा है, V नॉट डिनोट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट क्या डिनोट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब ये बराबर इसके हो जाएगा h न्यू माइनस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट। अब h न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हमने आपसे कहा कि किसी भी मेटल इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। तो होगा क्या कि अब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए सरफेस पे लाने के लिए, अगर एक मिनिमम एनर्जी चाहिए तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। अगर ये एक मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन टू द मेटल सरफेस। ठीक है, टू द मेटल सरफेस। ठीक है, मतलब इतना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, है ना, कि वो सरफेस, तो वो क्या करेगा, तो सरफेस पे जस्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये जो Ev नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस 5 जो लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जहां पे न्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Ev नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस, h न्यू की जगह हम न्यू की जगह लिख सकते हैं c बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें इसको c बाय लैम्डा लिख दिया। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी हमको मिनिमम चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो ये लैम्डा जो चाहिए वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। हां, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, जो भी नोट करना था आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक, अगली चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पे इक्वेशन। अभी तो हम लोगों ने क्या लिया, आखिरी चीज़ लिखी, इक्वेशन लिखी, एक EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस उसको फाई लिख देते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक V नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हो एच न्यू बाई ई माइनस फाई बाई ई। यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप, इसको कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस सी से। तो यहाँ पे y में पोटेंशियल प्लॉट कर दो और x में फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे m की वैल्यू जो होगी वो h बाई ई है, मतलब इसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की वो होगी h बाई ई, और इसका जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का फाई बाई ई। ठीक है, तो इसकी स्लोप कैसी दिख रही है आपको, पॉजिटिव दिख रही है, तो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री से कम बनेगा पॉजिटिव स्लोप के लिए। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस का फाई बाई ई। ये हमारी क्या इंटरसेप्ट, ये हमारी क्या इंटरसेप्ट। ठीक, चलिए, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगली चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब आपस में डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वही चीज़ आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट, इनमें से कोई भी आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ठीक है ना, और इनमें कोई संबंध नहीं होगा। अगर आपसे कहे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाओ तो आप हमेशा ग्राफ ऐसा बनाओगे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आपस में डिपेंड ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट, ये आपस में डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपस में डिपेंड करती है। अगर आपसे कहे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो यहाँ बना दो फ्रीक्वेंसी, यहाँ बना दो एनर्जी, तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। इसी के बेसिस पे एक दो ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, दो ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, ये हमारा करंट, ये हमारा पोटेंशियल। अब हमने क्या करा, इस वाले ग्राफ में हमने क्या करा कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया और इंटेंसिटी को चेंज किया, इंटेंसिटी को चेंज किया। ठीक है, इंटेंसिटी को चेंज किया। कैसे चेंज किया, पहले I1, I2 और I3 तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए देखा, और I3 वाली जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो तीनों के लिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या कह दिया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। तो तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो तीनों के लिए सेम होगा, है ना। मान लिया V0 है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी उससे कम है, तो करंट इसके लिए ज़्यादा होगा, उसके बाद इसके लिए, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो करंट होगा वो इसके लिए होगा, I3 वाले के लिए। ठीक है, मतलब जो I3 वाले के लिए सबसे ज़्यादा करंट, फिर उसके बाद I2 वाले के लिए, फिर I1 वाले के लिए। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। देखिए, ये मान लिया हमने क्या करा, ये किसके लिए बना दिया, ये I1 वाले के लिए बनाया, ये हमारा I1 करंट को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये मान लेते हैं I2 करंट को डिनोट कर रहा है, और ये मान लेते हैं किसको डिनोट कर रहा है, I3 करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
तो देखिए इंटेंसिटी चेंज करने की वजह से इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी थर्ड वाले की, तो उसके लिए जो ग्राफ था वो सबसे ऊपर गया, उसके लिए सैचुरेशन करंट था वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए, उसके बाद इसके लिए। दूसरे केस में हमने क्या करा, दूसरे केस में हमने क्या करा कि हमने अब की बार क्या चेंज करा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करा और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, मान लेते पहले वाले के लिए, ये मान लेते दूसरे वाले के लिए, और ये मान लेते तीसरे वाले के लिए, ठीक है। और हमने क्या मान लिया है कि 3 फ्रीक्वेंसी है, ν1, ν2, ν3, और ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो जिसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में ज़्यादा होगा। और उसके लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक। इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। और तीनों के लिए जो करंट है वो सेम है, ठीक है, लेकिन तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग। ये दोनों ग्राफ भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरी बात, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब जैसे ही उस पर फोटोन गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जो टाइम लैग होता है, टाइम लैग जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁹ सेकेंड्स का टाइम लैग होता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, क्योंकि टाइम इसमें बहुत कम, नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। उसके बाद 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक जो फोटोन है एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा जाके जब वो सरफेस के अंदर जाएगा। तीसरी बात, एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 10⁻⁻3। एफिशिएंसी कितनी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, 10⁻⁻3। ये कैसे एफिशिएंसी होती है, क्या कि कितने फोटोन गिरने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको 1000 फोटोन को उसमें इंसिडेंट कराना पड़ता है। इस वजह से हम लोग इसकी एफिशिएंसी को 10⁻⁻3 कहते हैं। अब आप सोचोगे कि हमने ऊपर कहा कि 1-1 इंटरेक्शन होता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जैसे कि आप जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में आप देखो, अब जैसे लाखों बच्चे हैं वो बैठे नीट के एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब सीट्स क्या हैं, सीट हमारी लिमिटेड है ना, सीट्स हमारी लिमिटेड। अब वो जो लाखों बच्चे बैठे, उन लाखों बच्चे में से अगर एक बच्चे की बात करूं तो एक बच्चे को एक ही सीट मिलनी है ना, ये बात तो सही है। तो जो बच्चा है वो फोटोन है और जो सीट है वो इलेक्ट्रॉन है, तो एक बच्चे को एक सीट मिलनी है, मतलब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये तो बात सही है। लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एक सीट पाने के लिए बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीट तो एक ही को मिलेगी ना। वही बात यहाँ पे है कि जो एफिशिएंसी होती है, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन, एक जो फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए, उस इंटरेक्शन के लिए जब हम लोग 1000 फोटोन फेंकेंगे तो उनमें से कोई एक फोटोन उससे जाके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और वो बाहर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
एनर्जी, ठीक है। एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी और एंड एनर्जी डू नॉट हैव एनी रिलेशन, ठीक है, डू नॉट हैव एनी रिलेशन, ठीक है। और इससे पार्टिकल नेचर प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतनी ही बातें हैं जो आपके काम की हैं, ठीक। अब एक बात और कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं वेव कैरेक्टर से इसको क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। वेव कैरेक्टर से इसको क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात हम लोग यहीं लिख लेते हैं, है ना। Why we do not explain it by wave consideration। देखो वेव कंसिडरेशन से इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसे ये मेटल सरफेस है, इसमें लाइट गिरी, ठीक है, जिसके पास एनर्जी है। अगर ये लाइट वेव की तरह एक्ट करेगी तो ये जो एनर्जी होनी चाहिए ये यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना। ये जो एनर्जी होनी चाहिए वो सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, क्योंकि वेव में क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो एनर्जी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अगर वेव कंसीडर करेंगे, है ना। और अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, उतनी एनर्जी इकट्ठा होने के लिए जितनी उसको चाहिए बाहर निकलने के लिए, वो बहुत कम देर में आएगी। क्योंकि अब ये जो देखो, ये जब एनर्जी गिरी तो एटम के साइज है वो बहुत स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो उस बहुत ही छोटे स्मॉल पोर्शन में जब एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उस बहुत छोटे से स्मॉल पोर्शन में एनर्जी भी बहुत स्मॉल होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देर तक हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उस इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है कि उतनी एनर्जी आ जाए कि ये मेटल सरफेस से बाहर निकल है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस। जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब नैनो सेकेंड लग रहा है। और वेव मान के क्या होगा कि उसमें टाइम लैग आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लैग आ जाएगा, जिस वजह से हम लोग इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले रीज़न क्या हो गया कि टू gain sufficient energy there must be time lag, but photoelectric effect is instantaneous process, so cannot explained using wave consideration। ठीक है, एक बात तो ये होगी टाइम लैग वाली कि अगर वेव मानेंगे तो यहाँ पे टाइम लैग होगा, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तो इसको हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये तो हमारी होगी पहली बात, है ना, ये तो हमारी होगी पहली बात, ये तो पहली बात, पहला ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा ड्रॉबैक की बात करें तो दूसरा ड्रॉबैक ये है कि क्या क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव मान रहे हैं लाइट को, तो क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी एंड एनर्जी मस्ट बी रिलेटेड, ठीक है। अगर हम लोग मस्ट बी रिलेटेड, अगर हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग वेव कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर वेव, ठीक है। लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू, है ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं जो कि वेव थ्योरी मान के हम लोग इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल करेंगे डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।